नमस्कार दोस्तों, वॉइस विद कुशवाहा चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की कहानी है जिद। कभी कभी जब घर इधर उधर बिखरा पड़ा होता है तो अच्छा नहीं लगता है। इस तरह लक्ष्मी जी को पूरा घर अस्त व्यस्त महसूस हो रहा है। सोफे के कुशन बिखरे हुए, दीवान की चादर एक कोने से काफी नीचे खींची हुई, मुड़ी तुड़ी और फर्श पर अंजलि व राजू के खिलौने बिखरे हुए थे। काम वाली रीमा नहीं आई, इसलिए घर की ऐसी हालत बनी हुई थी। वैसे उनका दिल तो चाह रहा था कि वह उठकर सब कुछ व्यवस्थित कर दें, लेकिन यह घुटने का दर्द, उफ, किसी दुश्मन को भी यह बीमारी न लगे। हड़बड़ाती सी साक्षी ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर आई। सामान सहेजते हुए वह निर्देश भी देती जा रही थी। माँ जी, अंजलि को दूध चावल खिला दिया है और राजू को दूध पिलाकर सुला दिया है। उसे याद से 2-2 घंटे बाद दूध दे देना। आया आज छुट्टी पर है। सब्जी मैंने बना दी है, फुलके आप बना लेना। अब मुझे समय नहीं है। हवा की गति से साक्षी कमरे से बाहर चली गई और पति मानस के साथ अपने दफ्तर की ओर रवाना हो गई। लक्ष्मी जी सब कुछ देखती सुनती ही रह गई। बोलने का अधिकार तो वह स्वयं ही अपनी जिद के कारण खो चुकी थी। सच में वे कितनी बड़ी भूल करके बैठी हैं। अपनी झूठी शान के लिए लोगों पर प्रभाव डालने के प्रयास में उन्होंने कितना गलत निर्णय ले लिया। विचारों के भंवर में डूबती उतराती वे राजू के रोने की आवाज सुनकर चौंकी। पलंग से उतरने की प्रक्रिया में ही उन्हें 2-3 मिनट लग गए। घुटने को पकड़कर शेष टांग को दूसरे हाथ से धीरे धीरे मलते हुए वे पैर को जमीन पर रखती। बहुत दर्द होता था, कभी कभी तो हल्की सी चीख भी निकल जाती। पैर घसीटते हुए वे राजू के पास पहुंची। कहना चाहती थी, अरे राजा बेटा, इतनी जल्दी उठ गया, लेकिन दर्द से परेशान खींचती हुई बोल पड़ी, मरदूत कहीं का, जरा आराम नहीं लेने देता। सारा दिन इसकी सेवा में लगे रहो। राजू दादी की गोद में बैठकर हंसने किलकने लगा तो लक्ष्मी जी को अपने कहे शब्दों पर ग्लानि हो आई। इस बेचारी नन्ही जान का क्या कसूर? दोस्त तो मेरा ही है। मेरे कारण ही बहू अपने नन्हे बच्चों को रोता छोड़कर नौकरी पर जाती है। मेरी ही तो जिद थी। अपनी इकलौती संतान मानस जी लक्ष्मी ने बहुत अच्छी परवरिश की थी। माँ बाप के प्रोत्साहन से सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की थी। जल्द ही उसे एक प्रतिष्ठित कंपनी में अच्छे पद पर नौकरी मिल गई थी। मानस की शादी के लिए लक्ष्मी ने जो सपने बुने थे उनमें से एक यह भी था कि वह नौकरी करने वाली बहू लाएगी। जब पति ने तर्क रखा कि उन्हें आर्थिक समस्या तो नहीं है, फिर बहू से नौकरी क्यों करवाई जाए, तो वे उत्साह से बोली थी, आपको मालूम नहीं, नौकरी करने वालों का बड़ा रोब रहता है। अपने मोहल्ले की कमला की बहू नौकरी करती है। सभी उसे तथा उसकी सास को इतना सम्मान देते हैं, मानो उनकी बराबरी का हमारे मोहल्ले में कोई हो ही न। लेकिन उनकी तो आर्थिक स्थिति कमजोर है। कमला के पति भी नहीं है तथा उनके बेटे की कमाई भी इतनी नहीं कि परिवार का खर्च आसानी से चलाया जा सके। मजबूरन आर्थिक सहायता के लिए उनकी बहू नौकरी करती है। दोहरे कर्तव्यों के बोझ से वह बेचारी कितना थक जाती होगी। उसकी कर्तव्य परायणता के कारण ही सब उसकी तारीफ करते हैं। पति ने समझाया था, यह आपका ख्याल है, मैं कुछ और ही सोचती हूँ। हमारे खानदान में किसी की भी बहू नौकरी पेशा नहीं है। सोचो जरा, सभी पर हमारी धाक जमेगी कि हम कितने खुले विचारों वाले हैं, आधुनिक हैं, बहू पर कोई बंधन नहीं लगाते। इसका रोब लोगों पर पड़ेगा। तुम्हारी मति मारी गई है। लोगों पर रोब जमाने की धुन में अपने घर को कलह तनाव का मैदान बना ले। सोचो, अगर बहू सारा दिन बाहर रहेगी तो तुम्हें उसे लाने का क्या फायदा होगा? न वह तुम्हारे साथ बैठकर ठीक से हंस बोल सकेगी और न घर के कामों में मदद कर सकेगी। पति ने फिर से समझाने की कोशिश की, घर के काम के लिए नौकरानी रख लेंगे। रही बात हंसने बोलने की, तो शाम 7 बजे से रात तक का समय होता है। तुमसे तो बहस करना ही व्यर्थ है। यह कहकर पति चुप हो गए। मानस के लिए लड़कियां देखने की प्रक्रिया जारी थी। लक्ष्मी जी ने कई अच्छी शिक्षित लड़कियों को अस्वीकार कर दिया क्योंकि वे नौकरी नहीं करती थी। आरंभ से ही घर में लक्ष्मी जी का दबदबा था, इसलिए पति व पुत्र उनके हर प्रस्ताव को मानने में अपनी खैर समझते थे।
संयोग से कंपनी में कार्यरत साक्षी सभी को पसंद आ गई। लक्ष्मी को तो मानो मुहमांगी मुराद मिल गई। खूबसूरत कुलीन घर की बेटी और फिर अच्छी नौकरी पर लगी हुई है। आनन फानन में बात पक्की कर दी गई। खूब धूमधाम से शादी हुई। साक्षी ने महीने भर की छुट्टियां ली थी। नव दंपत्ति शादी के बाद 15 दिनों के लिए मधुमास महाने पहाड़ों पर चले गए। घर लौटने पर एक दिन लक्ष्मी ने कहा, साक्षी 1 तारीख से तुम अपनी ड्यूटी शुरू कर लो। उनके आदेश से सभी चौंक गए। सभी का विचार था वे अपनी जिद भूल चुकी होंगी, लेकिन उनका सोचना गलत निकला। माँ जी, आपको तकलीफ होगी। मैं सवेरे 9 बजे से शाम 7 बजे तक बाहर रहूंगी। घर का सारा काम आपके अब आराम के दिन है। मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। पति के सुझाए विचार साक्षी ने व्यक्त कर दिए। मानस व पिता ने सोचा अब लक्ष्मी अपनी जिद छोड़कर निर्णय बदल लेगी, लेकिन जब उन्होंने उनका उत्तर सुना तो मन मार कर रह गए। वे बोली, बहू तुम मेरी तकलीफ की चिंता मत करो, मैं घर के सारे कार्यों के लिए नौकरानी का प्रबंध कर लूंगी। तुम बेफिक्र होकर नौकरी करो। आजकल तो अच्छी नौकरी प्रतिष्ठा का प्रतीक है। हमारा भी तो मान बढ़ेगा। सभी को हथियार डालने पड़े थे। साक्षी पूर्वत नौकरी पर जाने लगी थी। साक्षी, कमाल है, इतने संपन्न घराने में ब्याह होने के बाद भी तुझे नौकरी की जरूरत है, समझ नहीं आता। ऑफिस में एक दिन रेखा ने कहा, हाँ भाई, अब तो नौकरी का चक्कर छोड़ो और अपने मियाँ तथा सास ससुर की सेवा करो। इकलौती बहू हो। रचना ने भी मजाक किया। जब साक्षी ने उन्हें असलियत बताई तो वे हैरानी से एक दूसरे का मुंह ताकने लगे कि अजीब सन की सास है। लेकिन प्रत्यक्ष में रेखा बोली, हाय साक्षी, तेरी सास तो बड़ी दिलेर है, जो सारी जिम्मेदारियां स्वयं उठाकर तुझे 8 घंटे के लिए आजाद कर देती है। हाँ, इसके तो मजे है, न खाना बनाना न घर के कामों की चकचक। शाम से ऑफिस आओ और घर वालों पर रोब जमाओ। लेकिन साक्षी को उनकी बातों से कोई प्रसन्नता नहीं हुई। न चाहते हुए भी उसे मजबूरी में यह नौकरी करनी पड़ रही थी। शाम को थक हार कर जब वह लौटती तो दिल करता कि कुछ देर पलंग पर लेटकर आराम करे, लेकिन संकोच के मारे ऐसा न कर पाती कि सास पति क्या सोचेंगे। शादी से पहले वक्त काटने के लिए वह नौकरी करती थी। घर लौटते ही माँ चाय की प्याली व कुछ नाश्ते से उसकी दिन भर की थकान दूर कर देती थी। कुछ देर आराम करने के पश्चात वह किसी भी सहेली के घर गपशप के लिए चली जाती थी। माँ ही सारी रसोई की जिम्मेदारी संभालती थी, लेकिन मायके तथा ससुराल के रीति रिवाजों, कार्यप्रणाली वगैरह में काफी फर्क होता है। यहाँ तो 8 बजे ही रात का खाना भी खा लिया जाता था, सो रसोई में मदद करना जरूरी था। शादी से पहले साक्षी का विचार था कि संपन्न घराने में तो उससे नौकरी करवाने का प्रश्न ही नहीं उठेगा। फिर वह अपने सारे शौक पूरे करेगी, घर को अपनी पसंद के अनुसार सजाएगी, बगीचे को संवारेगी, अपने चित्रकारी के शौक को उभारेगी, पति व सास ससुर की सेवा करेगी, एक आदर्श पत्नी और बहू बनकर रहेगी। लेकिन यहाँ तो उसे किसी भी शौक को पूरा करने का समय ही नहीं मिलता था। फिर धीरे धीरे नौकरी की मजबूरी एक आदत सी बनती चली गई। अंजलि के जन्म के समय कंपनी की ओर से 4 महीने की छुट्टियां मिली थी। साक्षी सोचती कि माँ जी कहें अब नौकरी को छोड़ो और अपनी गृहस्थी को संभालो, लेकिन उसकी आस दिल में ही रह गई। जब लक्ष्मी ने घोषणा की अंजलि के लिए आया का प्रबंध कर दिया है, वैसे मैं भी सारा दिन उसके पास ही रहूंगी। दिन सरकते गए। बेशक अंजलि के लिए आया रख दी गई थी, लेकिन उसे संभालती तो अंजलि स्वयं ही थी। आया तो उसे नहला धुला कर, दूध पिलाकर घर का ऊपरी काम कर देती थी। पोती को हर समय उठाए लक्ष्मी इधर उधर डोलती रहती। मोहल्ले में घूम घूम कर सब पर रोब डालती। मेरी बहू तो हर पहली को 3000 रुपये मेरे हाथों में सौंप देती है। हमने तो उसे बेटी की तरह पूरी सुख सुविधाएं और आज़ादी दे रखी हैं। आखिर बहू भी किसी की बेटी होती है, हम भी उसे क्यों न बेटी माने। अंजलि के नामकरण के अवसर पर एक बड़ी पार्टी का आयोजन किया गया था, जिसमें शहर के प्रतिष्ठित लोगों के साथ साथ समाज, बिरादरी और मोहल्ले के तथा साक्षी के सहकर्मियों को भी आमंत्रित किया गया।
लक्ष्मी समारोह में पूरी तरह से इस प्रयास में लगी रही कि उनकी बहू की अच्छी नौकरी से अधिकाधिक लोग प्रभावित हो और उनका रौब बढ़े। साक्षी अब नौकरी पेशा जीवन की अभ्यस्त हो गई थी, बल्कि अब उसे नौकरी करना अच्छा लगने लगा था, क्योंकि सुबह शाम खाने का पूरा काम माजी व आया मिलकर कर लेती थी। घर लौटने पर चाय पीकर वह अंजलि के साथ मन बहलाया करती थी, उसे दुलारती, तोतली भाषा में उससे बतियाती, अपनी ममता उस पर लुटाती। घर में अंजलि एक खिलौना थी जिससे सारे सदस्य अपना मन बहलाते थे। 3 वर्ष पश्चात राजू का जन्म हुआ तो जैसे घर दोगुनी खुशियों से अलौकिक हो उठा। लक्ष्मी तो जैसे निहाल हो उठी, पहले पोती और अब पोता। उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई थी, जैसे संसार भर की खुशियां सिमट कर उनके दामन में आ गई हों। साक्षी के ऑफिस जाने पर अब वे पोते को गोद में लेकर अंजलि की उंगली पकड़कर घूमती, उन्हें खिलाती पिलाती और बतियाती। कुछ उम्र का तकाजा और कुछ शारीरिक थकान, अधिक काम की वजह से अब लक्ष्मी जल्दी थकने लगी। एक दिन दोनों बच्चों के लिए सीढ़ियां उतर रही थी कि पैर फिसल गया। यह तो गनीमत रही कि बच्चों को ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन उस दिन से उनके घुटने का दर्द ठीक नहीं हुआ। हर तरह की दवा ली, मालिश की और सिकाई की, लेकिन दर्द बना ही बना रहा। अब तो बच्चों को संभालना भी मुश्किल सा हो गया था। आया आती तो थी, लेकिन अपनी मन मर्जी से ही कार्य करती थी। कभी राजू भूख से बिलबिलाता तो दूध ही नदारद होता, कभी अंजलि की खिचड़ी की मांग होती और आया आगे दलिया रख कर छुट्टी कर जाती। बच्चे चीखते चिल्लाते तो लक्ष्मी स्वयं उठकर उन्हें खिलाना चाहती, लेकिन घुटने के दर्द से कराकर फिर बैठ जाती। जिस दिन घर के काम के लिए रीमा भी न आती, उस दिन तो पूरा घर ही अस्त व्यस्त हो जाता। आया तो मुश्किल से बच्चों का ही काम निपटाती थी, उसकी मिन्नतें करके थोड़ा बहुत काम वे करवा लेती थी, शेष तो साक्षी को ही करना पड़ता। लक्ष्मी अक्सर सोचती, बहू बेचारी भी क्या क्या करे, दफ्तर संभाले, बच्चों की देखरेख या नौकरी करे। लक्ष्मी ने सोचा, अगर पति या बेटा कहे और बहू खुद ही नौकरी छोड़ने की बात करे तो वे फौरन तैयार हो जाएंगे, लेकिन कोई इस प्रश्न को उठाता ही नहीं। शायद उनकी परीक्षा ले रहे हैं या उनकी जिद, झूठी प्रतिष्ठा का परिणाम उन्हें दिखाना चाहते थे। अब उन्हें स्वयं की भूल महसूस हो रही थी। साक्षी के बच्चों की परवरिश ठीक ढंग से नहीं हो रही है, यह वे भी समझ रही थी। माँ के होते हुए बच्चे उसका पूरा स्नेह और दुलार नहीं पा रहे थे। उसके ऑफिस से लौटने पर राजू अक्सर सोया हुआ मिलता, अंजलि भी आया के साथ कहीं घूमने या बगीचे में गई होती। यह तो एक तरह से अन्याय था। बच्चों के प्रति माँ को अपने कर्तव्य से विमुख कराना अपराध ही तो था। नहीं, अब और अन्याय वे नहीं होने देंगे। उनकी तानाशाही के कारण ही सभी सदस्य चुपचाप अपने मानसिक तनावों में ही जबरन घुट घुट कर जी रहे हैं। उनके सामने कोई कुछ नहीं प्रकट करता, लेकिन वे इतने समय तक कैसे नहीं समझ पाई। अचानक ऑफिस से लौटती साक्षी का कुमलाया चेहरा आंखों के सामने घूम गया। बेचारी को व्यर्थ ही नौकरी के जंजाल में फंसा दिया। यही तो उसके हंसने खेलने के दिन हैं, लेकिन उन्होंने उसे बेकार के मानसिक तनावों में उलझा दिया। लक्ष्मी ने निर्णय ले लिया कि अब वे अपनी झूठी प्रतिष्ठा रोबदाब को तिलांजलि देंगे। शाम को साक्षी के ऑफिस से लौटने पर कह देंगे, अब अपना घर और बच्चे संभालो, नौकरी की कोई आवश्यकता नहीं है। उनके निर्णय से सभी को आश्चर्य तो होगा ही, शायद ही सभी सोचेंगे वे हार गए, उनका निर्णय गलत था। लेकिन इस हार से उन्हें कोई अफसोस या ग्लानि नहीं होगी, क्योंकि इस हार से सभी को लाभ होगा, उन्हें खुद भी। इस तरह लक्ष्मी जी ने साक्षी को ऑफिस जाने से मना कर दिया और सभी खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में एक नए वीडियो में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।